नमस्ते दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। इस किताब का नाम है द लेक्सस एंड द ओलिव ट्री, जिसे लिखा है मशहूर पत्रकार और लेखक थॉमस एल फ्रीडमैन ने। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में एक तरफ तो हम सुपरफास्ट इंटरनेट, शानदार कारों और हाईटेक गैजेट्स यानी लेक्सस के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान यानी जैतून के पेड़ को भी जकड़े रहना चाहते हैं। बस यही द्वंद्व, यही संघर्ष इस पूरी किताब का सार है। आज के इस एपिसोड में हम इसी रोमांचक यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन असल में क्या है, यह कैसे काम करता है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस फ्रीडमैन अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव से करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक पत्रकार के रूप में दुनिया भर में घूमते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि शीत युद्ध का दौर खत्म हो चुका है और एक नया युग शुरू हो गया है। वे इसे वैश्वीकरण का युग कहते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें उनके उस रूपक को समझना होगा जो इस किताब का शीर्षक है, लेक्सस और जैतून का पेड़। फ्रीडमैन बताते हैं कि 1992 में वे जापान के टोयोटा शहर में थे और लेक्सस कार की फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि रोबोट्स कितनी सफाई और सटीकता से शानदार कारें बना रहे थे। यह आधुनिकता, तकनीक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलता का प्रतीक था। उसी समय जब वे ट्रेन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के बारे में पढ़ा, जहां लोग अपनी जमीन, अपने धर्म और अपनी पुरानी पहचान के लिए लड़ रहे थे। यह जैतून का पेड़ था। जैतून का पेड़ हमारी जड़ों, हमारे घर, हमारे समुदाय और हमारी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। लेक्सस उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो समृद्धि, आधुनिकता और आर्थिक विकास की ओर भाग रही है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दोस्तों, फ्रीडमैन हमें समझाते हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह शीत युद्ध की जगह लेने वाली एक पूरी तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी, दीवारें थीं, और हर देश या तो अमेरिका के साथ था या सोवियत संघ के साथ। लेकिन आज की दुनिया दीवारों से नहीं, बल्कि वेब यानी जाल से जुड़ी हुई है। यह एकीकरण की व्यवस्था है। आज दुनिया इतनी जुड़ गई है कि एक देश में होने वाली घटना दूसरे देश को तुरंत प्रभावित करती है। इसे समझाने के लिए फ्रीडमैन ने 1997 के एशियाई आर्थिक संकट का उदाहरण दिया। कैसे थाईलैंड में मुद्रा का गिरना पूरी दुनिया के बाजारों को हिला सकता है। यह हमने देखा। यह नई दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक झुंड द्वारा संचालित होती है। यह झुंड उन लाखों निवेशकों का है जो अपने कंप्यूटर पर एक क्लिक से अरबों डॉलर इधर से उधर कर सकते हैं। अब किसी देश की सरकार के पास पूरी ताकत नहीं है, बल्कि बाजार की ताकतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। आइए अब हम उन तीन बड़े बदलावों पर बात करते हैं जिन्होंने इस वैश्वीकरण को संभव बनाया है। फ्रीडमैन इसे तीन लोकतंत्रीकरण कहते हैं। पहला है तकनीक का लोकतंत्रीकरण। कंप्यूटर, इंटरनेट और सैटेलाइट ने जानकारी को सस्ता और सुलभ बना दिया है।
पहले सिर्फ बड़ी सरकारों या कंपनियों के पास तकनीक होती थी, लेकिन अब यह हर व्यक्ति के हाथ में है। दूसरा है वित्त का लोकतंत्रीकरण। पहले निवेश सिर्फ बड़े बैंक करते थे, लेकिन अब आम आदमी भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और तीसरा है सूचना का लोकतंत्रीकरण। अब कोई भी सरकार अपने लोगों से सच नहीं छुपा सकती। इंटरनेट और केबल टीवी ने सूचना को हर घर तक पहुंचा दिया है। इन तीनों बदलावों ने मिलकर दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। लेकिन दोस्तों, इस नई दुनिया में प्रवेश करने की एक कीमत है। फ्रीडमैन ने एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा दी है, जिसे वे गोल्डन स्ट्रेट जैकेट या सुनहरा तंग लिबास कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी देश को अमीर बनना है, विदेशी निवेश आकर्षित करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। उसे निजीकरण करना होगा, महंगाई कम रखनी होगी, व्यापार के लिए दरवाजे खोलने होंगे और सरकारी खर्च कम करना होगा। जब कोई देश यह सुनहरा लिबास पहन लेता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था तो बढ़ती है, यही सुनहरा हिस्सा है। लेकिन उसके राजनीतिक विकल्प सीमित हो जाते हैं, यही तंग हिस्सा है। सरकारें अब मनमाने फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगी तो इलेक्ट्रॉनिक झुंड अपना पैसा निकालकर भाग जाएगा और देश कंगाल हो जाएगा। यह एक तरह का अनुशासन है जो बाजार ने सरकारों पर थोप दिया है। फ्रीडमैन कहते हैं कि शीत युद्ध के दौरान देश अपने दोस्तों से मदद मांग सकते थे, लेकिन आज की दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में नहीं बचाता। आपको खुद को बाजार के लायक बनाना होगा। इस किताब में एक और बहुत ही प्रसिद्ध और थोड़ी विवादास्पद थ्योरी है, जिसे फ्रीडमैन गोल्डन आर्चेस थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो मैकडॉनल्ड्स का शांति सिद्धांत। फ्रीडमैन का कहना है कि जिन दो देशों में मैकडॉनल्ड्स की चेन होती है, वे आपस में युद्ध नहीं करते। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा तर्क है। इसका मतलब यह है कि जब कोई देश इतना विकसित हो जाता है कि वहां का मध्यम वर्ग मैकडॉनल्ड्स जैसे नेटवर्क को सहारा दे सके, तो उस देश के लोग युद्ध के बजाय शांति और समृद्धि को चुनना पसंद करते हैं। वे लेक्सस की दुनिया का हिस्सा बन चुके होते हैं और अपनी आर्थिक प्रगति को खतरे में नहीं डालना चाहते। हालांकि बाद में कोसोवो युद्ध के दौरान इस सिद्धांत को चुनौती मिली, लेकिन फ्रीडमैन का मुख्य तर्क यह है कि आर्थिक एकीकरण युद्ध की लागत को इतना बढ़ा देता है कि देश लड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब जरा सोचिए, इस तेज रफ्तार दुनिया में उन लोगों का क्या होता है जो पीछे छूट जाते हैं? फ्रीडमैन इसे कछुए कहते हैं। वे लोग जो तकनीकी रूप से कुशल नहीं हैं या जिनकी नौकरियां मशीनों ने ले ली हैं। वैश्वीकरण सबको साथ लेकर नहीं चलता। यह एक क्रूर व्यवस्था भी हो सकती है जो विजेता सब कुछ ले जाता है के सिद्धांत पर काम करती है। बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन का उदाहरण देते हुए फ्रीडमैन बताते हैं कि कैसे एक वैश्विक सुपरस्टार अपनी प्रतिभा से अरबों कमा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसका बाजार है, जबकि एक औसत खिलाड़ी को बहुत कम मिलता है। यही असमानता आज समाज में तनाव पैदा कर रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं क्योंकि वे वैश्विक बाजार से जुड़े हैं, जबकि गरीब और पिछड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास वहां तक पहुंचने के साधन नहीं हैं। इस असमानता के कारण दुनिया भर में वैश्वीकरण के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोग अपनी पहचान खोने से डरते हैं।
उन्हें लगता है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी संस्कृति को निगल रही हैं। इसे फ्रीडमैन बैकलैश कहते हैं। जब परिवर्तन बहुत तेज होता है तो लोग अपने जैतून के पेड़ों यानी अपनी परंपराओं को और कसकर पकड़ लेते हैं। कभी कभी यह राष्ट्रवाद या धार्मिक कट्टरवाद का रूप ले लेता है। फ्रीडमैन चेतावनी देते हैं कि अगर हम इस सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू को नजरअंदाज करेंगे तो वैश्वीकरण का ढांचा बिखर सकता है। वे कहते हैं कि हमें एक ऐसे संतुलन की जरूरत है जहां हम दुनिया से जुड़े भी रहें लेकिन अपनी जड़ों को भी न छोड़े। दोस्तों, इस किताब में इलेक्ट्रॉनिक हर्ड या इलेक्ट्रॉनिक झुंड की शक्ति का बार बार जिक्र आता है। यह झुंड किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। 1990 के दशक में एशियाई देशों और रूस में आए आर्थिक संकट इसके उदाहरण हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया ये सब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही निवेशकों को लगा कि वहां की नीतियों में खोट है, उन्होंने तुरंत अपना पैसा वापस खींच लिया और देखते ही देखते वहां की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। यह एक सबक था कि आप बाजार को धोखा नहीं दे सकते। पारदर्शिता अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। अगर आप दुनिया से पैसा लेना चाहते हैं तो आपको अपने खाते खुले रखने होंगे। फ्रीडमैन ने अपनी यात्राओं के कई किस्से साझा किए हैं जो इस बदलाव को दर्शाते हैं। जैसे कि जब वे मिस्र में थे तो उन्होंने देखा कि कैसे लोग परंपरा और आधुनिकता के बीच जूझ रहे हैं। उन्होंने चीन के बारे में भी लिखा है, जहां आर्थिक उदारीकरण तो हो रहा है लेकिन राजनीतिक नियंत्रण अभी भी सख्त है। उनका मानना है कि अंततः तकनीक और बाजार की ताकतें तानाशाही को कमजोर कर देंगी, क्योंकि आप समृद्धि के लिए इंटरनेट तो चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं रोक सकते कि लोग उस इंटरनेट पर क्या पढ़ेंगे और क्या सोचेंगे। सूचना का प्रवाह स्वतंत्रता की मांग को जन्म देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो फ्रीडमैन उठाते हैं वह है पर्यावरण। वे कहते हैं कि अगर हम इसी तरह संसाधनों का दोहन करते रहे तो हम अपनी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अमेरिकी जीवन शैली का सपना हर कोई देख रहा है, लेकिन अगर हर कोई अमेरिकी की तरह उपभोग करने लगा तो पृथ्वी के संसाधन कम पड़ जाएंगे। इसलिए हमें टिकाऊ वैश्वीकरण की जरूरत है। हमें ऐसी तकनीकों को अपनाना होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कर सकें। फ्रीडमैन ने ब्राजील के वर्षावनों का उदाहरण दिया है, जहां लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल काटते थे, लेकिन अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि जंगल बचाकर वे पर्यटन और अन्य माध्यमों से अधिक कमा सकते हैं। यह सोच में बदलाव जरूरी है। किताब के अंत में फ्रीडमैन अमेरिका की भूमिका पर चर्चा करते हैं। वे मानते हैं कि अमेरिका इस नई प्रणाली का मुख्य आर्किटेक्ट और रक्षक है, लेकिन अमेरिका को अहंकारी नहीं होना चाहिए। उसे दुनिया को साथ लेकर चलना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्वीकरण के नियम सभी के लिए निष्पक्ष हों। वे कहते हैं कि दुनिया को एक मानवीय चेहरे वाले वैश्वीकरण की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों के लिए सुरक्षा जाल बनाने होंगे जो इस दौड़ में पिछड़ रहे हैं। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करना होगा ताकि हर कोई इस नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सके। दोस्तों, द लेक्सस एंड द ओलिव ट्री हमें यह समझाती है कि दुनिया अब पुरानी तरह से नहीं चल सकती। हम चाहें या न चाहें, हम सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं।
एक देश की समस्या अब सिर्फ उसी की समस्या नहीं है। एक वायरस, चाहे वह कंप्यूटर का हो या बीमारी का या फिर आर्थिक मंदी का, वह सीमाओं को नहीं मानता। फ्रीडमैन की यह किताब हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि तैयार होने के लिए कहती है। हमें अपने जैतून के पेड़ों को संजोकर रखना है, अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, लेकिन साथ ही हमें लेक्सस की तकनीक और गति को भी अपनाना है। हमें अपनी पहचान नहीं खोनी है, लेकिन हमें दुनिया से कटना भी नहीं है। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब अब बदल गया है। अब नेताओं को आदेश देने के बजाय लोगों को सशक्त बनाना होगा। कंपनियों को सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी सोचना होगा। और हम नागरिकों को जागरूक होना होगा। हमें समझना होगा कि हम जो चीजें खरीदते हैं, जो तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं, उसका दुनिया के दूसरे कोने में क्या असर हो रहा है। फ्रीडमैन की लेखन शैली बहुत ही सरल और किस्सागोई वाली है। वे जटिल आर्थिक सिद्धांतों को अपनी यात्राओं और मुलाकातों की कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। वे एक बैंक मैनेजर से लेकर एक टैक्सी ड्राइवर तक सबसे बात करते हैं और उनकी नजर से दुनिया को देखते हैं। यही इस किताब की खूबसूरती है। यह सिर्फ आंकड़ों की किताब नहीं है, यह मानवीय कहानियों की किताब है। यह उस डर और उम्मीद की कहानी है जो हम सब महसूस करते हैं जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही होती है। तो निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी ट्रेन है जो स्टेशन से निकल चुकी है। हम इसे रोक नहीं सकते। हमारे पास दो ही विकल्प हैं। या तो हम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर इसे गुजरते हुए देखें और पीछे रह जाएं, या फिर हम इस पर सवार हो जाएं और इसे सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। द लेक्सस एंड द ओलिव ट्री हमें उस ट्रेन को चलाने का मैनुअल प्रदान करती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए भी प्रगति कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि अंततः तकनीक सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। असली साध्य है मानव कल्याण और गरिमा। हमें उम्मीद है कि आपको थॉमस फ्रीडमैन की इस किताब का यह सारांश पसंद आया होगा। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं। क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां सिर्फ कुछ लोग अमीर हों और बाकी सब पीछे रह जाएं? या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां प्रगति का लाभ सबको मिले? जवाब हमारे हाथों में है। हमारे आज के फैसले ही कल की दुनिया तय करेंगे। तो दोस्तों, अपने जैतून के पेड़ों की देखभाल करें, लेकिन अपनी लेक्सस को भी तैयार रखें। दुनिया इंतजार नहीं करेगी। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।